जिसे दिल का दुश्मन समझते रहे हैं वो दिलदार। आज से लगभग 24 साल पहले साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ये दिल आशिकाना को साल 2026 में फिर से सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। अब देखो, ये कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म तो नहीं थी, लेकिन इसके गाने बेहतरीन थे। इसमें एक्टर और एक्ट्रेस की केमिस्ट्री भी बेहतरीन थी। इसके अलावा फिल्म का डायरेक्शन अच्छा था और साल 2002 के हिसाब से जो एक्शन सीक्वेंसेस में देखने के लिए मिले थे वो भी कमाल थे। अशरफुल हक मलिक को गिरफ्तार करके तुम्हारी हुकूमत ने तबाही को दावत दी है। और यही रीजंस हैं जिनकी वजह से आज इतने साल बाद भी ये फिल्म लोगों को याद है, इसके गाने याद हैं और लोगों की इससे यादें जुड़ी हुई हैं। नहीं तो आज के टाइम पर इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं कि लोग पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों को तक भूल जाते हैं कि पिछले हफ्ते कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी। तो ऐसे में फिल्म ये दिल आशिकाना की एक कल्ट फैन फॉलोइंग तो है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने समय सुपरहिट रही इस फिल्म को जब 2026 में दोबारा से री रिलीज किया गया तो ये फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप रही। हालांकि इसके मेकर्स ने बड़ी उम्मीदों के साथ में इसको रिलीज किया था, इसको लेकर कई इंटरव्यूज भी उन्होंने किए थे और ये फिल्म सिनेमा घरों में लगी, लेकिन लगभग एक हफ्ते में ही ये फिल्म सारे सिनेमा घरों से उतर भी गई और इस दौरान री रिलीज में ये फिल्म लगभग 95 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई, 1 करोड़ के आंकड़े को भी टच नहीं कर पाई। हालांकि जब ये फिल्म री रिलीज हुई तो मैंने इसको सिनेमा हॉल में देखा और ये देखते टाइम पर मेरी काफी यादें भी ताजा हो गई थीं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। तो आज इस वीडियो में हम काफी डिटेल से बात करने वाले हैं फिल्म ये दिल आशिकाना से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। कैसे ये फिल्म बनी, कैसे फिल्म का कंपैरिजन फिल्म तेरे नाम के साथ में किया गया, क्यों इसके मेकर्स ने लगभग 6 महीने तक फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी इसको रिलीज नहीं किया था और कैसे इस फिल्म ने साल 2002 की बड़ी से बड़ी फिल्मों को भी धूल चटा दी थी। और 2002 में तो आलम ये हो गया था जब ज्यादातर लोग ये बोलने लगे थे कि अब ऐसा माहौल हो गया है कि लोग केवल नए एक्टर और एक्ट्रेस को ही देखना चाहते हैं। कहां कहां और कौन कौन सी लोकेशंस पर फिल्म की शूटिंग हुई, इसके कौन कौन से सीन में हमें गलतियां नजर आईं, कैसे नदीम श्रवण ने इसके लिए इतना बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया, ऐसी बहुत सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। साल था 2002 का और ये फिल्म रिलीज होती है 18 जनवरी के दिन। जहां उस समय सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्मों के ऊपर अगर एक नजर डालें तो इसके लगभग 1 हफ्ते पहले आफ्ताब शिवदसानी की फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे सिनेमा घरों में चल रही थी और इसके भी लगभग 1 हफ्ते पहले संजय दत्त की फिल्म पिता सिनेमा घरों में चल रही थी। तो वहीं ये दिल आशिकाना की लगभग 2 हफ्ते बाद एक और बड़ी फिल्म राज भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिसके गाने भी बेहतरीन थे और फिल्म राज भी उस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चली थी, जबकि इसमें भी नए एक्टर और एक्ट्रेस थे। ये दिल आशिकाना में हमें नजर आए थे करण नाथ, जीविदा शर्मा, आदित्य पांचोली, रजत बेदी, अरुणा ईरानी, अरुण बख्शी और जॉनी लीवर। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था जाने माने डायरेक्टर और राइटर कुकू कोहली ने और डायलॉग्स लिखे थे तनवीर खान ने और कुकू कोहली ने ही इसका डायरेक्शन किया, जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में बनाई जिनमें फूल और कांटे, कोहराम, सुहाग, हकीकत, अनाड़ी नंबर 1, जुल्मी, ये दिल आशिकाना और वो तेरा नाम था जैसी फिल्में शामिल हैं। जहां साल 1991 में कुकू कोहली के डायरेक्शन में ही बनी फिल्म फूल और कांटे से अजय देवगन ने अपना डेब्यू किया था। कुकू कोहली ने फिल्मों का डायरेक्शन सीखा था राज कपूर के असिस्टेंट के तौर पर और उन्होंने राज कपूर साहब को उनकी कई फिल्मों में असिस्ट किया है। यहाँ तक कि कुकू कोहली ने आगे चलकर सनी देओल की फिल्म बेताब और अर्जुन में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। कुकू कोहली बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के हस्बैंड हैं और फिल्म ये दिल आशिकाना को अरुणा ईरानी ने ही प्रोड्यूस किया था, जिनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम है AK फिल्म्स और इसी के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और इसके पहले उन्होंने इस बैनर के तले अनाड़ी नंबर 1 को बनाया था। ये दिल आशिकाना में बाबा आजमी की सिनेमेटोग्राफी थी और नदीम श्रवण का बेहतरीन म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिला था, जहां साल 2002 में इसके गानों का क्रेज बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर था और उस समय चारों तरफ ये दिल आशिकाना के गाने हमें सुनने के लिए मिल रहे थे और उस समय 1 या 2 गाने नहीं, इसके लगभग सारे ही गाने सुपरहिट रहे। मोहब्बत से मुझको न देखा करो, अपनी मासूमियत को न रुसवा करो, तीर नजरों का
उस समय इसके गानों की दीवानगी कुछ ऐसी थी कि म्यूजिक सेंटर्स पर इसकी ऑडियो कैसेट खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। तो वहीं कई लोग इसकी ओरिजिनल ऑडियो कैसेट काफी महंगी होने के कारण खरीद नहीं पाते थे, तो इसके गानों को अलग से भरवाते थे। और आलम यह था कि साल 2002 में बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इसकी ऑडियो कैसेट की लगभग 16 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई। यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी ऑडियो कैसेट को 2001 में ही रिलीज कर दिया गया था और ये आई थी टिप्स ऑफिशियल्स के लेवल पर। और इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम्स में ये 12वें नंबर पर रहा था। उस समय इसके गानों की दीवानगी तो मैंने खुद देखी थी। हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, स्कूल में, कॉलेज में, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर इसके गाने सुनने के लिए ना मिल रहे हों। उस समय ज्यादातर बनने वाली शादी की कैसेट्स में इसका एक गाना उठा ले जाऊंगा तुझे में डोली में जरूर रखा जाता था। इसके अलावा फिल्म के और बाकी गाने थे। इसका टाइटल सॉन्ग ये दिल आशिकाना, आई एम इन लव, जब से मैं, कॉलेज की लड़कियों, धक चक दाना, जब से दिल और एक कवाली हमें सुनने के लिए मिली थी, अल्लाह अल्लाह। गानों के बेहतरीन लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और शारिका कपूर की। ऐसा लगता है जैसे आया मिला। अल्लाह 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 सभी को ऐसा दिलदार दे। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 22 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 57 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म ये दिल आशिकाना उस समय बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी, जहां इसको लगभग 160 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में देखने के लिए लगभग 40 लाख लोग आए थे। और ये साल 2002 में पैसे कमाने के मामले में 16वें नंबर पर रही थी। साल 2002 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं देवदास, राज, कांटे, आंखें और हमराज। और फिल्म ये दिल आशिकाना को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म ये दिल आशिकाना बॉलीवुड में ऐसे समय पर बनना शुरू हुई थी जब लव स्टोरी और एक्शन फिल्मों के अलावा उस समय देशभक्ति और आतंकवाद वाली फिल्में हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलने लगी थीं और लोग उस समय ऐसी फिल्मों को देखना काफी पसंद भी कर रहे थे जिनमें गदर और इंडियन जैसी फिल्में शामिल हैं। और ये बात है लगभग 1999 के आसपास की जब कुकू कोहली ने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के साथ में 1999 में आई अपनी फिल्म जुल्मी को जस्ट कंप्लीट ही किया था। और इसके बाद कुकू कोहली ने यह डिसाइड किया था कि वो बिल्कुल ही नए चेहरों के साथ में एक लव स्टोरी फिल्म बनाएंगे, जैसी कि उन्होंने अजय देवगन और मधु के साथ में फिल्म फूल और कांटे बनाई थी। तो उस समय कुकू कोहली लव स्टोरी लिखने में लगे हुए थे और उन्होंने फिल्म के कई सीन भी लिख लिए थे, जहां एक कॉलेज में लड़के और लड़की के बीच में कैसा रोमांस हमें देखने के लिए मिलेगा और कैसे गाने सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन फिर भी कई सीन लिखने के बाद में उन्हें फिर भी एक दमदार हुक नहीं मिल पा रहा था कि वो इस कहानी को कैसे बढ़ाएं और इसमें कैसे एक्शन को जोड़ें, क्योंकि कुकू कोहली इस बार इस लव स्टोरी में बार बार वही फैमिली से झगड़ा कर कर कपल्स के भाग जाने वाली कहानी को दिखाना नहीं चाहते थे। और कुकू कोहली उस समय कुछ इसमें अलग दिखाना चाहते थे और इसी कसमकस में लगे हुए थे। तभी 24 दिसंबर 1999 को कंधार हाईजैक हुआ, जहां पर आतंकवादियों ने एक पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया। जहां आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक किया और वो इसको अफगानिस्तान ले गए और इसके बदले में उन्होंने कुछ खतरनाक आतंकवादियों के रिहा करने की मांग रखी और गवर्नमेंट को उस समय ऐसा करना भी पड़ा था, खतरनाक आतंकवादी को रिहा करना पड़ा। तो उस समय ये खबर बिल्कुल सुर्खियों में बनी हुई थी और ये खबर जब कुकू कोहली ने देखी तो उन्हें अपनी लव स्टोरी में इस आतंकवाद के एंगल को जोड़ने का आइडिया आया और उन्होंने इसको अपनी कहानी में ऐड करके ये पूरी कहानी तैयार कर ली। और उस समय वैसे ही इस तरह की फिल्मों को लोग देखना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और ये बिल्कुल ही एक नया टॉपिक था। तो इस तरह से कुकू कोहली ने कॉलेज के रोमांस के अलावा इसमें आतंकवाद वाला ये एंगल भी ऐड कर लिया और इसको उनकी खुद की पत्नी अरुणा ईरानी अपनी प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गईं, जहां इसके लिए कई नए एक्टर और एक्ट्रेस के ऑडिशन लिए गए और इसमें लीड एक्टर के तौर पर करण नाथ फाइनल हो गए। आपको बता दें कि करण नाथ जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और माधुरी दीक्षित के मैनेजर राकेश नाथ के बेटे हैं, जिन्होंने कई सालों तक माधुरी दीक्षित के करियर को मैनेज किया है। कौन सी फिल्में उन्हें करनी है कौन सी नहीं, ये राकेश नाथ ही डिसाइड करते थे और माधुरी दीक्षित के करियर को सफल बनाने में राकेश नाथ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वहीं करण नाथ की मां रीमा राकेश नाथ भी फिल्मों से काफी पहले से जुड़ी हुई थीं और वो इसके पहले साजन, आरजू और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी कई फिल्मों की कहानी लिख चुकी थीं और मोहब्बत जैसी फिल्म का डायरेक्शन भी कर चुकी थीं।
तो करण नाथ के पिता राकेश नाथ डायरेक्टर कुकू कोहली के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के साथ में उठना बैठना और एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। और कुकू कोहली ने करण नाथ से पूछा कि क्या वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं, तो करण नाथ ने बोला हाँ। तो कुकू कोहली ने उनका ऑडिशन लिया, उन्हें कुछ एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलाई और इसके लिए फाइनल कर दिया। और फिल्म ये दिल आशिकाना करण नाथ के करियर की पहली फिल्म थी जिसको उन्होंने साइन किया था। वैसे आपको बता दें कि करण नाथ इसके पहले बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मिस्टर इंडिया में नजर आ चुके थे। और करण नाथ ने फिल्म ये दिल आशिकाना को साइन करने के कुछ महीने बाद ही फिल्म पागलपन और को भी साइन कर लिया। तो वहीं इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर कुकू कोहली ने कई नई लड़कियों के ऑडिशन लिए, लेकिन उन्हें वो चेहरा नहीं मिल पा रहा था जिसकी वो तलाश में थे। और कई लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद फाइनली कुकू कोहली ने इसके लिए जूही बब्बर को साइन कर लिया, जो उस समय फिल्मों में आने के लिए काफी ट्राई कर रही थीं। और उन्होंने आगे चलकर काश आप हमारे होते जैसी फिल्म में काम भी किया। लेकिन इसके पहले जूही बब्बर ने ये दिल आशिकाना को साइन कर लिया था। यहाँ तक कि उस समय जूही बब्बर ने करण नाथ के साथ में फिल्म में रोमांस वाले कई सीन भी शूट कर लिए थे। लेकिन उस समय कुकू कोहली ने उनसे बोला कि वो फिल्म में एक किसिंग सीन भी शूट करना चाहते हैं और ये फिल्म की कहानी के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस समय जूही बब्बर बिल्कुल ही नई थी और उन्हें लग रहा था कि कहीं पहली ही फिल्म में किसिंग सीन करने के बाद में उनकी इमेज ऐसी ही ना बन जाए। इस वजह से उन्होंने इसको करने से साफ साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इस बात को लेकर उस समय फिल्म के सेट पर कुकू कोहली और जूही बब्बर की तेज झड़प भी हो गई थी। और उस समय जूही बब्बर ने काफी गुस्से में कुकू कोहली को जवाब दिया कि अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो ये फिल्म छोड़ देंगी, लेकिन किसिंग सीन नहीं करेंगी। और ये बात कुकू कोहली के भी दिल पर लग गई और उन्होंने जूही बब्बर को फिल्म से बाहर कर दिया। और अब ये डिसाइड किया कि उनकी जगह पर किसी नई लड़की को लेकर वो फिल्म बनाएंगे। और उस समय उनकी पत्नी अरुणा ईरानी भी उनके साथ में थी। तो अरुणा ईरानी ने जीविदा शर्मा के बारे में बताया और जीविदा शर्मा की कुछ फोटोग्राफ्स भी उन्होंने दिखाई, जिनको अरुणा ईरानी ने इसके पहले ऐश्वर्या राय के साथ में फिल्म ताल में एक छोटे से सीन में देखा था, जिसमें वो ऐश्वर्या राय की कजिन बनी हुई थी और फिल्म ताल के एक गाने में नजर आई थी। और उस समय अरुणा ईरानी को जीविदा शर्मा का ये लुक बहुत ज्यादा पसंद आया, उनकी आंखें उन्हें बहुत ज्यादा नशीली लगीं। तो उन्होंने कुकू कोहली से उन्हें इसमें साइन करने के लिए बोला। और कुकू कोहली ने जब जीविदा शर्मा को बुलाया और उनका एक छोटा सा ऑडिशन लिया, तो कुकू कोहली ने 5 मिनट उनका ऑडिशन लेने के बाद ही उन्हें इसके लिए फाइनल कर दिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि जीविदा शर्मा बिल्कुल एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं और फिल्म लाइन से उनके परिवार का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। और उस समय जीविदा शर्मा फिल्म ताल में ये छोटा सा रोल करने के पहले साल 1998 में आई एक तमिल फिल्म कड्ढाले निम्माधी में भी नजर आ चुकी थी। और फिल्म ये दिल आशिकाना भी उनके द्वारा साइन की गई उनके करियर की पहली बड़ी हिंदी फिल्म थी। और उस समय करण नाथ और जीविदा शर्मा ने ये फिल्म स्टार्ट करने के पहले साथ में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और साथ में अपने कई सीन भी रिहर्स किए। और तब जाकर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो पाई। और वाकई में ये फिल्म देखते टाइम पर यह समझ में भी आता है कि इन दोनों ने इसके लिए कितनी मेहनत की है। उस समय CGI और VFX बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसमें हमें जो भी चीजें देखने के लिए मिलती हैं वो बिल्कुल ही रियल थी। चाहे ये हेलीकॉप्टर से चेस करने वाला सीन हो या फिर ये ब्लास्ट वाला सीन हो, ये सब कुछ बिल्कुल ही रियल था। उस समय फिल्म ये दिल आशिकाना में हेलीकॉप्टर वाले सीक्वेंस की बहुत ज्यादा तारीफ हुई, जब इसके क्लाइमैक्स में करण नाथ और जीविदा शर्मा भागते हुए नजर आते हैं और हेलीकॉप्टर इनका पीछा कर रहा होता है। आपको बता दें कि फिल्म के इस क्लाइमैक्स सीन को पूरा का पूरा हैदराबाद में शूट किया गया है, जहां पर ये मैदान और चट्टानें हमें नजर आ रही हैं। और हैदराबाद में फिल्म की पूरी यूनिट रुकी हुई थी और यहाँ पर लगभग 1 महीने में इस पूरे सीक्वेंस को फिल्माया गया। हालांकि पहले फिल्म के बजट को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर वाले सीक्वेंस को केवल एक ही दिन में शूट करने का डिसाइड किया गया था और मात्र 1 दिन के लिए ही लगभग 1.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से उस समय हेलीकॉप्टर को बुलाया गया था। और जब हेलीकॉप्टर के साथ में इसके सीन शूट होना शुरू हुए तो कुकू कोहली को लगा कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब कुकू कोहली ने हेलीकॉप्टर वाले सीन को शूट करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि 1 दिन में वो ये सीन शूट नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलकर इसके दिन को बढ़ाया गया और 1 से बढ़ाकर 2 हो गए, 3 हो गए और आगे चलकर इस हेलीकॉप्टर के साथ में लगभग 1 हफ्ते तक शूटिंग हुई। तो पहले जो प्लान किया गया था कि हेलीकॉप्टर को मात्र 1 दिन के लिए फिल्म के सेट पर बुलाएंगे, अब वो 7 दिनों के लिए फिल्म के सेट पर आ गया। जहाँ पर आपको बता दें कि उस समय हेलीकॉप्टर का पर डे चार्ज था लगभग 1.5 लाख रुपए, जहां हेलीकॉप्टर फिल्म के सेट पर लगभग 4 से 5 घंटे खड़ा रहता था। हालांकि आज के टाइम पर भी अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का चार्ज है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए और उस समय लगभग 1.5 लाख रुपए में ये हेलीकॉप्टर 4 से 5 घंटे के लिए मिल जाता था। लेकिन साल 2001 और 2002 के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय 1.5 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा थे।
और फिल्म के सेट पर इन 7 दिनों में हेलीकॉप्टर वाले सारे सीन्स को शूट कर लिया गया, चाहे इसमें आदित्य पांचोली का ये एंट्री सीन हो या फिर ये क्लाइमैक्स वाला सीन हो। जिस क्लाइमैक्स सीन में करण नाथ फिल्म के विलेन विशाल खन्ना को पकड़कर हेलीकॉप्टर के पंखे से टकरा देते हैं और उनका सिर कट जाता है। उस समय आपको बता दें कि फिल्म ये दिल आशिकाना के पर्टिकुलर इस सीन को देखने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार करते थे और उस समय के हिसाब से ये बहुत ही यूनिक सीन था जो लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर के पंखे से इस गले के कटने वाले सीन को कैसे शूट किया गया था उसकी भी बिहाइंड द सीन क्लिप आपको दिखा देता हूँ, जहाँ इसके लिए विलेन का पूरा एक रबड़ का स्टैच्यू तैयार किया गया था और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करण नाथ ने इस स्टैच्यू को उठाया हुआ है। यहाँ तक कि खुद इसके जो मेन विलेन है विशाल खन्ना, वो अपने स्टैच्यू को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो खुद अपने इस स्टैच्यू को हेलीकॉप्टर के पंखे तक ऊपर ले जा रहे हैं। तो ओरिजिनली इस सीन को ऐसे शूट किया गया था और यहाँ पर उनके क्लोजअप एक्सप्रेशन से लेकर इसको एडिट करके बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर हेलीकॉप्टर वाले कई और खतरनाक सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर करण नाथ की कार का पीछा करता है और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर कई बार जमीन से मात्र 2-3 फीट ऊंचे हवा में उड़ रहा था और इतने नीचे हवा में हेलीकॉप्टर को लाना बहुत ज्यादा रिस्की था क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे। हालांकि इस बारे में कुकू कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले पायलट ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जब लगभग 6-7 दिन हेलीकॉप्टर वाले सीन की यहाँ पर शूटिंग हुई तो पायलट उनके साथ में ड्रिंक करने के लिए बैठता था और शाम को ये लोग पायलट को इतना चढ़ा देते थे कि हम ऐसा सीन शूट करेंगे, ऐसा करेंगे, और पायलट बाद में इसके लिए तैयार भी हो जाता था। तो वहीं इसका एक और खतरनाक सीन था जहां पर करण नाथ और जीविदा शर्मा एक लगभग 70-80 फीट ऊंची चट्टान से नीचे कूदते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली आपको बता दें कि इस पूरे सीन को करण नाथ और जीविदा शर्मा ने रियल में खुद ही परफॉर्म किया था। जहां इसके लिए किसी भी तरह के बॉडी डबल का यूज नहीं किया गया था, इतने ऊंचे पत्थर से इन दोनों ने ही छलांग लगाई थी। हालांकि पहले करण नाथ और जीविदा शर्मा को ऐसा लग रहा था कि इन्हें यहाँ पर इस पत्थर के किनारे तक आकर रुक जाना है और बाद में स्टंट डबल ये सीन शूट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। कुकू कोहली ने इन दोनों को ही खुद ये सीन करने के लिए बोला। तो पहले तो 3-4 बार ये दोनों पत्थर के किनारे पर आकर रुक जाते थे, लेकिन 3-4 बार ऐसा करने के बाद में फाइनली जीविदा शर्मा ने करण नाथ का हाथ पकड़ा और इस पत्थर से छलांग लगा दी। हालांकि नीचे कई सारे बॉक्स रखे हुए थे और गद्दे बिछे हुए थे, तो इस तरह से इनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था, लेकिन इनको ना तो रस्सी से बांधा गया था और ना ही सेफ्टी हार्नेस पहनाए गए थे। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि इन दोनों ने ये सीन एक बार नहीं बल्कि 2 बार शूट किया था। कुकू कोहली ने एक सीन को एक्स्ट्रा शूट कर लिया था कि अगर पहले वाले सीन में थोड़ी गलती नजर आएगी या कुछ कमी नजर आएगी तो वो दूसरे वाले सीन को रखेंगे। इसके अलावा इसमें करण नाथ के कई और एक्शन सीन थे, जैसे कि कार में पीछे बांधकर ये उनको खींचने वाला सीन, जिसको भी थोड़ा बहुत करण नाथ ने ही परफॉर्म किया था और थोड़ी सीन के लिए उनके स्टैच्यू को बांधा गया था। तो पूरी फिल्म में हमें इन दोनों के ऐसे कई खतरनाक एक्शन सीन देखने के लिए मिले थे जिनको इनके बॉडी डबल ने नहीं बल्कि इन्होंने ही शूट किया था। जैसे इसका ये सीन आपको जरूर याद होगा जब करण नाथ और जीविदा शर्मा अपनी बाइक से जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे से कुछ गुंडे अपनी कार में आते हैं और जीविदा शर्मा को चलती बाइक से ही उठा लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर भी जीविदा शर्मा के किसी बॉडी डबल को नहीं रखा गया था, बल्कि स्टंट डायरेक्टर ने खुद ही जीविदा शर्मा को इस चलती हुई बाइक से उठा लिया था। ये दिल आशिकाना के ज्यादातर सीन मुंबई में फिल्माए गए, इसका क्लाइमैक्स हैदराबाद में शूट किया गया और कई गाने यूरोप में शूट किए गए। फिल्म का पहला ही सीन था जहां पर करण नाथ और जीविदा शर्मा की मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस सीन में जीविदा शर्मा को करण नाथ के ऊपर कुछ ऐसे गिरना था जिससे कि उनके होठों का निशान करण नाथ के गालों पर आ जाए। हालांकि इस सीन को कई बार शूट करने के बाद भी ये परफेक्ट शॉट कुकू कोहली को नहीं मिल पा रहा था
और जब इसके लिए कई रीटेक लिए गए लेकिन फिर भी ये परफेक्ट नहीं हुआ तो कुकू कोहली ने एक आइडिया दिया जहां इस सीन को कुछ टुकड़ों में शूट किया गया और करण नाथ के गाल के ऊपर ये लिपस्टिक का निशान पहले से ही बनाया गया, लेकिन इसको एडिट इस तरह से किया गया था जो देखने में ये लगता है कि जीविता शर्मा डायरेक्टली ही करण नाथ के गाल के ऊपर अपने होठों के निशान बनाती हैं, लेकिन उनके गाल के ऊपर ये होठों का निशान पहले से ही था। फिल्म का म्यूजिक एल्बम जबरदस्त हिट रहा था जहां इसके एक एक गाने लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर रहे थे और फिल्म ये दिल आशिकाना ने ही नदीम श्रवण के करियर को दोबारा से ट्रैक पर ला दिया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जब गुलशन कुमार की हत्या हो गई थी उस समय नदीम खान इंडिया छोड़कर लंदन जाकर शिफ्ट हो गए थे। हालांकि श्रवण यही इंडिया में ही थे और ये दिल आशिकाना ऐसी पहली फिल्म थी जिसका म्यूजिक कुछ ऐसे कंपोज किया गया था जब नदीम खान लंदन में थे और श्रवण इंडिया में थे। आपको बता दें कि उस समय कुकू कोहली चाहते थे कि उनकी फिल्म के लिए नदीम श्रवण ही म्यूजिक कंपोज करें, तो उन्होंने पहले तो नदीम श्रवण से इसके बारे में बात की और बार बार नदीम खान से मिलने के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ता था, जहां उन्हें अपनी फिल्म की सिचुएशन और गाने उन्हें किस तरह के चाहिए है वो उन्हें बताना पड़ता था। और इस तरह से लंदन में कई मीटिंग्स करने के बाद में फाइनली ये दिल आशिकाना के ये सारे गाने कंपोज किए गए और नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए इसके सारे गाने सुपरहिट रहे। और ये दिल आशिकाना के बाद कई फिल्म डायरेक्टर्स नदीम खान से मिलने के लिए लंदन जाने लगे थे और ऐसे उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए भी म्यूजिक कंपोज करवाया था। क्यों बजती है बिंदिया क्यों सजती है रे घर आओगी दुल्हन बन जाओगी तुमको मुझसे प्यार है प्यार है प्यार। इसके अलावा वैसे तो फिल्म ये दिल आशिकाना के सारे गाने लोगों को पसंद आए थे, लेकिन उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में हमें एक और गाना सुनने के लिए मिला था, जब से मैं तुमसे मिला, जिसको उस समय शूट भी किया गया था, लेकिन इस गाने को साल 2002 में फिल्म में नहीं रखा गया था। लेकिन अब 2026 में जब ये फिल्म दोबारा से रिलीज हुई है तो इस गाने को फिल्म में रखा गया है और ये गाना मैंने फिल्म में देखा भी है। फिल्म में रजत बेदी और आदित्य पांचोली भी नजर आए थे और इनके काम को भी लोगों ने काफी पसंद किया। वैसे साल 2002 में ही ये दोनों हमें एक बार फिर से फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी में भी नजर आए थे और इन दोनों की इमेज इस समय तक ऐसी बन चुकी थी कि लोगों को ये पहले ही पता चल जाता था कि ये जरूर विलेन बने होंगे। जहां फिल्म जानी दुश्मन में तो रजत बेदी का एक ऐसा डायलॉग सुनने के लिए मिला था जब वो बोलते हैं कि अगर सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। तो इस दौरान तक रजत बेदी और आदित्य पांचोली के ऊपर पूरी तरह से विलेन का ठप्पा लग चुका था। वैसे साल 2002 की अगर बात करें तो कई बड़े से बड़े बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पा रही थीं और पूरे साल 2002 में अगर देखा जाए तो मात्र 7-8 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर पाई थीं, जिनमें से इस साल ये दिल आशिकाना जैसे छोटे बजट की फिल्म भी शामिल थी। वैसे आपको बता दें कि ओरिजिनली करण नाथ की ये डेब्यू फिल्म होने वाली थी और करण नाथ चाहते थे कि उनकी ये फिल्म सबसे पहले रिलीज हो, लेकिन उसी समय करण नाथ अपनी एक और फिल्म पागलपन की भी शूटिंग कर रहे थे और ये फिल्म ये दिल आशिकाना के पहले बनकर तैयार हो गई थी। हालांकि जब करण नाथ ने फिल्म पागलपन में अपने सीन देखे तो उनका ये कहना था कि फिल्म पागलपन को ये दिल आशिकाना के बाद रिलीज करना चाहिए और इसको लेकर करण नाथ ने उस समय फिल्म पागलपन के मेकर्स से भी बात की कि वो इसको ये दिल आशिकाना के बाद में रिलीज करें, लेकिन इसके मेकर्स ने फिल्म को डिले करने से मना कर दिया और फिल्म पागलपन ये दिल आशिकाना के पहले रिलीज हो गई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। जहां कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं चल पाया कि पागलपन नाम की कोई फिल्म आई है और ये कब आकर चली गई है और करण नाथ इससे बहुत ज्यादा अपसेट थे। एक्चुअली उस समय फिल्म ये दिल आशिकाना के डिले होने के पीछे एक रीजन ये था कि कुछ दिन के लिए डायरेक्टर कुकू कोहली की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो इसके लिए शूट नहीं कर पा रहे थे और ये फिल्म कुछ दिनों के लिए डिले हो गई थी। हालांकि फिल्म ये दिल आशिकाना पहले लगभग जुलाई 2001 में ही रिलीज करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन 8 जून 2001 को करण नाथ की फिल्म पागलपन रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिसको देखने के बाद उस समय कुकू कोहली ने यह डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्म ये दिल आशिकाना को थोड़ी डिले करने के बाद में रिलीज करेंगे और उस समय फिल्म ये दिल आशिकाना ऑफिशियली लगभग अगस्त 2001 में बनकर तैयार भी हो गई थी। लेकिन करण नाथ की फिल्म पागलपन को बॉक्स ऑफिस पर मिले इतने ठंडे रिस्पॉन्स को देखते हुए कुकू कोहली ने फिल्म को डिले किया और फाइनली फिल्म ये दिल आशिकाना फरवरी 2002 में रिलीज हुई और इतने समय में कई लोग उनकी फिल्म पागलपन के बारे में भूल भी चुके थे और ये दिल आशिकाना बिल्कुल एक फ्रेश फिल्म के तौर पर सामने आई। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। डोंट टच मी। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, गुस्सा सिर्फ तुम्ही को आता है। करण के रास्ते में सैकड़ों लड़कियां पीछे रहती हैं। अंडरस्टूड? आई लव यू डैम इट। आई लव यू टू। ऐसा लगता है जैसे आया मिला।
जो साल 2002 के हिसाब से बहुत ही स्टाइलिश फिल्म थी, बेहतरीन गाने थे और इसमें इन दोनों की ड्रेस भी बहुत अच्छी थी। और ये दिल आशिकाना देखते ही देखते कई सिनेमा घरों में हाउसफुल चलने लगी। यहाँ तक कि इसके बाद 2002 में कई और बड़े एक्टर्स की फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन ये दिल आशिकाना बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चलती रही। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उस समय फिल्म खुदा गवाह के बाद में बॉलीवुड की इक्का दुक्का फिल्में ही अफगानिस्तान में रिलीज हुई थीं। बाकी अफगानिस्तान में कई सालों तक हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और उस समय लगभग 6-7 साल बाद फिल्म ये दिल आशिकाना को अफगानिस्तान में भी रिलीज किया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान में भी हिंदी फिल्मों का अच्छा खासा क्रेज था। और जब हिंदी फिल्में वहां पर रिलीज नहीं हो रही थीं, तब उस समय वहां के लोग पायरेटेड डीवीडी में फिल्में देखा करते थे। लेकिन लगभग 6 साल बाद फिल्म ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में ऑफिशियली रिलीज हुई थी। हालांकि उस समय फिल्म ये दिल आशिकाना के कई सीन को लेकर लोगों ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे फिल्म का एक सीन था जब करण नाथ अकेले ही इतने सारे आतंकवादियों से एरोप्लेन में लड़कर जीविता शर्मा को बचा लेते हैं, जबकि आतंकवादियों के पास में इतनी बंदूकें थीं और करण नाथ बिल्कुल ही अकेले थे, जो देखकर कई लोगों को ये लगा कि एक कॉलेज स्टूडेंट कैसे इतने खतरनाक आतंकवादियों से लड़ सकता है, जिनके पास में इतनी बंदूकें भी थीं और उन्हें मारकर वो जीविता शर्मा को बचाकर ले भी आता है। हालांकि इसके अगले ही साल जब सलमान खान की फिल्म तेरे नाम आई और उसमें भी सलमान खान कॉलेज के एक गुंडे के तौर पर हमें नजर आए थे, लेकिन इसमें भी हमें ये देखने के लिए मिला था कि जब सलमान खान की लड़ाई कुछ बाहर के लोगों से होती है तो यहाँ पर सलमान खान उनसे लड़ते तो हैं, लेकिन अंत में ये बाहर के लोग सलमान खान को बुरी तरह से मारते हैं, जो रियलिटी के काफी करीब था, क्योंकि ये कॉलेज का स्टूडेंट कितनी लड़ाई कर सकता है। तो ये चीज हमें फिल्म तेरे नाम में काफी रियलिस्टिक देखने के लिए मिली थी, लेकिन ये दिल आशिकाना में इसको काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। तो वहीं इसके कई और सीन थे जिनको लोगों ने पॉइंट आउट किया, जैसे कि जीविता शर्मा फोन पर ही मुंबई से पुणे की टिकट बुक करवा लेती हैं, जबकि ना तो वो पैसे देती हैं, ना ही टिकट लेने के लिए जाती हैं और ना ही उस समय यूपीआई था कि फोन से ही पैसे ट्रांसफर करके टिकट बुक करा लें, लेकिन फिर भी उनकी प्लेन की टिकट बुक हो जाती है। तो ऐसे कई और सीन थे जिनको लोगों ने पॉइंट आउट करके नोटिस किया। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म वाकई में बहुत अच्छी बनी थी और ये बहुत ही छोटी छोटी बातें थी जिनको इग्नोर किया जा सकता है। और नो डाउट आज भी ये कल्ट फिल्म है, लेकिन इतनी बेहतरीन फिल्म में काम करने के बाद भी आगे चलकर ना तो करण नाथ बॉलीवुड में सफल हो पाए और ना ही जीविता शर्मा सफल हो पाई। इसके बाद करण नाथ हमें LOC कारगिल, तुम अ डेंजरस ऑब्सेशन, तेरा क्या होगा जॉनी और गन्स ऑफ बनारस जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें कुछ खास पहचान और सफलता नहीं मिल पाई। और आज भी करण नाथ को केवल और केवल उनकी फिल्म ये दिल आशिकाना के लिए ही याद किया जाता है। आगे चलकर करण नाथ हमें साल 2001 में बिग बॉस OTT में भी नजर आए थे और आज के टाइम पर वो फिल्मों से लगभग पूरी तरह से दूर हैं और अपने पिता का बिजनेस देख रहे हैं। तो वहीं जीविता शर्मा ये दिल आशिकाना के बाद हमें किसी भी बड़ी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। इसके बाद वो हमें कुछ तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में नजर आईं, जिनमें द लायन ऑफ पंजाब और यार अनमुल्य जैसी पंजाबी फिल्में शामिल हैं। और आगे चलकर कई सालों बाद वो 2016 में फिल्म मोहनजोदारो में और 2019 में फिर उसी मोड़ पर फिल्मों में नजर आईं। तो वहीं कुछ टीवी सीरियल्स डोली सजा के और जमीन से आसमान तक जैसे में भी वो हमें नजर आ चुकी हैं। लेकिन जीविता शर्मा को भी कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई और उन्हें आज भी याद किया जाता है उनकी फिल्म ये दिल आशिकाना के लिए ही। हालांकि उस समय ये दिल आशिकाना के बाद इन दोनों की कोई भी सफल फिल्म नहीं आई और कई लोगों ने इनके बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दिए थे कि इन दोनों की लाइफ कैसी चल रही है, क्यों ये बॉलीवुड से गायब हो गए और क्यों इनके पास में फिल्में नहीं हैं और इनकी जिंदगी अब कैसी चल रही है। हालांकि इस बारे में जीविता शर्मा ने अपने इंटरव्यूज में ये खुलासा किया है कि वो आउटसाइडर थीं और उन्हें बॉलीवुड से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि जीविता शर्मा ने ये दिल आशिकाना के बाद और भी कई फिल्मों में काम करने के लिए ट्राई किया, लेकिन उन्हें वो काम नहीं मिल पाया, या अगर उन्हें कुछ रोल ऑफर भी होते थे तो उसके बदले में उन्हें कुछ ऐसा करना होता था जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत और डिग्निटी का बहुत ज्यादा ख्याल था। इस वजह से उन्होंने आगे चलकर ऐसी फिल्मों में काम किया ही नहीं। और डायरेक्टर कुकू कोहली ने भी 2002 में ये दिल आशिकाना के बाद आगे चलकर केवल एक और फिल्म को डायरेक्ट किया। 2004 में आई वो तेरा नाम था, जिसमें हमें अर्जुन बाजवा नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही और इसके बाद कुकू कोहली ने आज तक किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया है। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये दिल आशिकाना के बाद कुकू कोहली एक समय दिलीप कुमार, अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा के साथ में एक बड़े बजट की फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, जिसका नाम था
असर द इम्पैक्ट। और उस समय फिल्म के लिए फोटो शूट हो गया था, कहानी फाइनल हो चुकी थी, लेकिन दिलीप कुमार साहब की तबीयत काफी खराब हो गई और ये फिल्म डिले हुई और उसके बाद ये फिल्म आज तक कभी बन ही नहीं पाई। हालांकि अपने कई इंटरव्यूज में कुकू कोहली ने अब ये बोला है कि उनके पास में कई नई फिल्मों की कहानी है और अगर कोई प्रोड्यूसर उन्हें अप्रोच करेगा तो वो ये फिल्में जरूर बनाएंगे। तो वहीं फिल्म ये दिल आशिकाना के फैंस ये दिल आशिकाना 2 को लेकर भी कुकू कोहली से बात करते हुए नजर आए। खैर आपको बता दें कि जब ये दिल आशिकाना को री रिलीज किया गया तो ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई। तो अभी ये दिल आशिकाना 2 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कुकू कोहली ये फिल्म बनाएंगे या नहीं, और बनाएंगे तो किसके साथ में बनाएंगे, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के तौर पर दिखने के लिए अब करण नाथ और जीविता शर्मा की काफी एज हो चुकी है, तो उनके साथ में तो ये फिल्म नहीं बन सकती है। वैसे इसमें खतरनाक विलेन के तौर पर नजर आए विशाल खन्ना ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन अफसोस कि इसके बाद में विशाल खन्ना की भी ज्यादा फिल्में नहीं आई और उन्हें यहाँ पर ज्यादा काम नहीं मिल पाया, जहाँ इसके बाद में वो हमें आगे चलकर इश्क कमीना और डिवाइन टेम्पल खजुराहो जैसी फिल्मों में बस नजर आए। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म ये दिल आशिकाना से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने इस फिल्म को गांव में अपने दोस्तों के साथ में VCR पर देखा था और भाई वो क्या ही दिन थे, और उस समय हम लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसके गाने तो मैं आज भी सुनता हूँ। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? आपकी अगर इससे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो हमारे साथ उनको जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी हमें जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।